मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा के बारे में। इंट्रा सेलुलर एडिमा के बारे में हम अपने पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं। तो एडिमा क्या होता है? किसी भी जगह एक्सेस मात्रा में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। जब वो सेल के अंदर होता है तो उसे इंट्रा सेलुलर एडिमा बोलते हैं, और जब सेल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। When excess fluid accumulation in extracellular spaces that cause extracellular edema, और इस पर कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है और एडिमा से रिलेटेड बहुत सारे MCQ क्वेश्चन भी आते हैं। मोस्ट सीरियस एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? हार्ट फेलियर। ठीक है, कुछ जनरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से एडिमा कॉज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो पहला तो होता है एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियल स्पेस अक्रॉस द कैपिलरीज। तो कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है सेल्स हैं ये, और सेल्स के बीच में फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये एबनॉर्मल लीकेज की वजह से होता है। दूसरा होता है फेलियर ऑफ द लिम्फैटिक्स। जब लिम्फैटिक्स जो है वो फेल हो जाए, क्योंकि लिम्फैटिक्स जो है लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ वापस से कहाँ पे आता है? ब्लड में आता है, प्लाज्मा में आता है। तो अगर ये किसी वजह से फेल हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिम्फेडिमा, क्योंकि वो लिम्फ जो है वहीं अपने स्पेस पे इकट्ठा होने लग जाता है, ब्लड में या प्लाज्मा में वापस लौट कर नहीं आ पाता। सो फेलियर ऑफ लिम्फ वेसल्स टू रिटर्न लिम्फ फ्लूइड एंड प्रोटीन टू द ब्लड। तो ये भी एक अदर कॉज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा का। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन इज एक्सेसिव कैपिलरी फ्लूइड फिल्ट्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है इसके पीछे? जब कैपिलरी फ्लूइड फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत एक्सेस मात्रा में हो, यानी फ्लूइड का फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठा हो जाता है। फैक्टर्स क्या होते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज होता है कैपिलरी फिल्ट्रेशन? पहला होता है इंक्रीज कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, किसी भी वजह से कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट का बढ़ जाना। दूसरा इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक का बढ़ जाना, या डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का कम हो जाना। ये चीज़ क्या होती है? देखिए, ये जो कैपिलरी है आर्टेरियल एंड है, ये वेनस एंड है। तो आर्टेरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है प्लाज्मा में वो फेवर करता है फिल्ट्रेशन को। तो फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है। जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है प्लाज्मा में, ये जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। तो जब फिल्ट्रेशन वाला प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लूइड ज़्यादा फिल्टर होगा, और जब अपोज करने वाला प्रेशर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं। सो इन सभी कॉजेज़ को एक समरी की तरह हम फटाफट रीड आउट करते हैं। पहला होता है इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी में किसी भी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, और ऐसा कब कब हो सकता है? एक्सेसिव किडनी रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें पहला आता है जब किडनी के थ्रू वाटर और सॉल्ट का रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। एक्यूट या क्रोनिक किडनी फेलियर की कंडीशन में ऐसा देखा जा सकता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जब ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये सोडियम का रिटेंशन करवाता है। साथ साथ में वाटर भी बॉडी में अंदर रिटेंशन में जाता है। तो इसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्सेस स्पेस में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। दूसरा कारण होता है हाई वेनस प्रेशर या वीनस कंस्ट्रिक्शन। जब वेनस प्रेशर या वीनस कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है उस कंडीशन में भी कैपिलरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा किस कंडीशन में देखा जाता है? हार्ट फेलियर में, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में, या फेलियर ऑफ वीनस पंप में। वीनस पंप कब कब फेल हो सकता है? कभी भी कोई कारण हो जिससे मसल्स का पैरालिसिस हो जाए, या इमोबिलाइजेशन ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी के उस पार्ट में मोबिलाइजेशन कम हो जाता है। फेलियर ऑफ वीनस वाल्व का फेल हो जाना। इन किसी भी वजह से फेलियर ऑफ वीनस पंप्स हो जाएगा और कैपिलरी का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है डिक्रीज आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस। आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए यानी डायलिटेशन हो जाए, ऐसा कब हो सकता है? एक्सेसिव हीट के कारण, वेजोडाइलेटर ड्रग्स के कारण, इनसफिशिएंसी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
जब नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कम हो जाए, इनसफिशिएंसी हो जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा और वेजो डायलेशन हो जाएगा। उस कंडीशन में भी फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से ज़्यादा मात्रा में निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स। डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स, हमें पता है कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड में वो अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, अगर इसी प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाए तो कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। फाइनली ऐसा कब कब हो सकता है? लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, किसी भी वजह से यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो जाना, इसे हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है, कैपिलरी मेम्ब्रेन, इसमें से एल्ब्यूमिन और अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो ना के बराबर, एल्ब्यूमिन तो ज़ीरो और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है लेस देन 100 मिलीग्राम से भी कम होती है यूरिन में प्रेजेंट। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स का लॉस हो जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस हो जाता है तो डिक्रीज इन कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ब्लड में जो कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू मेंटेन रहता है वो कम हो जाता है, और कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हो जाता है। दूसरा कारण होता है प्रोटीन लॉस का ड्यू टू डियूनेटेड स्किन एरियाज, कोई भी कारण हो बर्न का या वुंड का, इसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो जाए। ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ प्रोटीन्स, तो यूजुअली प्रोटीन्स जो है वो कहाँ फॉर्म होता है? लिवर में। तो कोई भी लिवर डिसीज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल सिरोसिस की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स की ऑलरेडी प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और फ्लूइड जो है एक्सेस मात्रा में इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? सीरियस प्रोटीन और कैलोरिक माल न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन कम हो इनका, तो उस कंडीशन में भी प्लाज्मा प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, तो कैपिलरी की परमेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसा कि इम्यून रिएक्शंस दैट कॉज रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इम्यून प्रोडक्ट्स, तो ये वेजोडाइलेटेशन करा देंगे। टॉक्सिन्स जो हैं उसकी वजह से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाए। विटामिन सी की स्पेशली डेफिशिएंसी से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोलॉन्ग इश्चीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, दैट इज इश्चीमिया। हाइपोक्सिया की वजह से फाइनली क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो टिश्यू सेल की डेथ हो गई तो वो टिश्यू क्या हो गया? इश्चिएमेटिक हो गया, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग लेवल पे अगर ऐसा हो तो भी कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कोई भी कंडीशन ऑफ बर्न्स, ठीक है। तो इन सभी कॉजेज़ की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ रिटर्न, कोई भी कैंसर की कंडीशन हो जिसकी वजह से लिम्फ जो है, लिम्फ ब्लड में वापस लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू रिटर्न बैक नहीं हो पाता। तो लिम्फ का ब्लड में रिटर्न बैक नहीं हो पाना, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, किसी ब्लॉकेज की वजह से हो, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जैसे फाइलेरिया नेमाटोड्स बोलते हैं, कोई सर्जरी की वजह से ऐसा हो जाए, या कोई कंजेनाइटल एब्सेंस हो या एबनॉर्मेलिटी हो लिम्फेटिक वेसल्स की, जिसकी वजह से लिम्फ जो है बैक होके लिम्फ नोड से वहाँ से लिम्फ वेसल्स के थ्रू ब्लड में नहीं आ पा रहा, तो उस कंडीशन में भी, यानी कंजेनाइटल एब्सेंस यानी पैदाइशी जो है बच्चे में जो लिम्फ वेसल्स हैं वो एब्सेंट हो, या कोई लिम्फेटिक वेसल्स में एबनॉर्मेलिटी आ गई हो, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से जो है कैपिलरी की परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है।
सो आई होप इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझ पाए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।